एक बार मैं चाहूंगा आप सब लोग फिर से जोरदार तालियां बजाइए हमारे आज के अतिथि। क्या बात है, क्या बात है। आज ट्रेनिंग होके आई है। आज की जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनको मेरे को आज पहली बार सुनने का सौभाग्य मिला। अभी हम एक प्रोग्राम में थे, हम यूआईटी ऑडिटोरियम में। तो आपका परिचय मैं थोड़ा सा दे दूं, जितना मैंने सुना है और जितना मैंने जाना है, पर हम उनका परिचय आज उन्हीं के मुख से सुनेंगे और शायद हम जान पाएंगे कि संघर्ष ही शायद सफलता की सीढ़ी है। कौन सफलता की सीढ़ी है? कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। और साधन सभी जुड़ जाएंगे, और साधन सभी जुड़ जाएंगे, मन में संकल्प का धन चाहिए, मन में संकल्प का। ऐसी संकल्प की कहानी आज मैं आप सब लोगों के सामने लेके आया हूं। सर जयपुर जा रहे थे। आप आईएएस ऑफिसर हैं। आपको जानकर खुशी होगी, राजस्थान सरकार में चीफ सेक्रेटरी हैं और बहुत उच्च पद पर है, आईएएस ऑफिसर है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और शिक्षा के प्रति जो आपका प्रेम, जो मैंने अभी सुना, मेरे हिसाब से वो बहुत ही अनुसरण करने वाला भी। और हमें शायद कभी कभी शिक्षक के रूप में गुरूर होने लगता है कि हम लोग शिक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पर जब आप ऐसी विभूतियों से हम लोग मिलते हैं तो हमें लगता है कि शायद अभी हमें जीवन में बहुत काम करना है। सर, आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम फिर से मोशन परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर को बुलाने से पहले एक और हमारे साथी सहयोगी विशाल सर हेड है एचआर के सीएफसीएल, आपने नाम सुना होगा। सीएफसीएल के एचआर हेड हैं और इनके सानिध्य में 6 वर्षों से आप शायद बच्चे मोशन के जिनको पता नहीं हो, पर मैं आपको बता दूं, पिछले 6 वर्षों से मोशन परिवार सीएफसीएल के साथ मिलकर हर साल करीब 5 से 10 हजार बच्चों को, सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाता है, जिसमें सीएफसीएल ही हमारा साथ देता है। मैं चाहता हूं उनके लिए करतल ध्वनि से एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। विशाल सर और उनकी मैम, आप दोनों यहां पर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद। मैं एक बार फिर से पुनः पापा जी से और एवी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका स्वागत करें। फिर से एक बार स्वागत की बेला चलती रहनी चाहिए। और एक स्मृति चिन्ह भी है। सर को हम सुनेंगे जरूर। सुनना चाहते नहीं सुनना चाहते? सुनना चाहते नहीं सुनना चाहते? पक्की बात कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो तालियां बजती रहनी चाहिए। आइए सर, आप ऊपर आइए ना प्लीज। आइए विशाल सर प्लीज ऊपर आइए। अरे मंगला, बहुत बहुत स्वागत सर। एक बार अभी मेरे को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर को सुनने के लिए तैयार हैं सब लोग? पक्की बात कि कर्म करो तो आज नहीं तो कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो। और जितना गहरा अधिक हो कुआं, जितना गहरा उतना मीठा। तो आज मीठा जल आपके पास लेके आए हैं और वो आपको अपनी कहानी सुनाएंगे। तो मैं चाहता हूं वो अपने आशीर्वचन से हम सभी लोगों को अनुग्रहित करें। बहुत बहुत स्वागत सर आपका मोशन परिवार में एक बार फिर से। नितिन जी और प्यारे बच्चों, जैसा अभी नितिन जी ने बताया कि मैं अभी यूआईटी ऑडिटोरियम में चंबल फर्टिलाइजर का एक प्रोग्राम था, जिसमें कि इन्होंने हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं कोटा और बारां डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे, उनको गोद ले रखा है और उनमें बहुत सारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, क्वालिटी एजुकेशन का कर रहे हैं। तो उन स्कूलों के जो बच्चे हैं उनका एनुअल फंक्शन टाइप इन्होंने प्रोग्राम रखा था और उसमें एक परफॉर्मेंस थी। तो उसमें मैं आया हुआ था, तो वहाँ नितिन जी से परिचय हुआ और नितिन जी के आग्रह को मैं टाल नहीं सका। इन्होंने कहा कि हमारे भी बच्चे हैं यहाँ पर जो हिंदी माध्यम के भी हैं। मैं आपको कोई स्पीच देने नहीं आया हूँ बच्चों, मैं केवल, चूँकि मैंने अपने बारे में थोड़ा सा वहाँ बताया था कि किस तरह से संघर्ष करके हम आगे बढ़ सकते हैं, तो अपनी कहानी बताने के लिए मुझे यहाँ पर लाए हैं नितिन जी। हाँ, बेसिक बात ये, कोई स्पीच नहीं देना मुझे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी आप में से अधिकांश बच्चों की तरह सीकर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव को बिलोंग करता हूँ।
और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई 8th क्लास तक वो मेरे गांव में हुई, गवर्नमेंट स्कूल में, जो कि पंचायत हेडक्वार्टर भी नहीं था उस वक्त। और जबकि मैं बात बता रहा हूँ, लाइट नहीं थी, हम लालटेन से पढ़ते थे। तुम लोगों में से तो अधिकांश ने लालटेन देखी भी नहीं होगी कि लालटेन क्या होती है, देखिए। तो लालटेन पे हम पढ़ते थे। और सरकारी स्कूल की जो फीस थी वो 3 रुपए साल की हुआ करती थी। कितनी? 3 रुपए साल की, है ना। और क्लासरूम में टाट पट्टी होती थी। टाट पट्टी देखे, बिछाते हैं जो, है ना। तो ऐसे पीने का पानी कुआं पे जाना पड़ता था नहाने के लिए, और पीने का पानी भी लेकर के आते थे, कपड़े भी धो करके वहीं कुएं से लाते थे। इस तरह का माहौल था। न्यूज़पेपर नहीं आते थे, इंग्लिश का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ग्रामीण स्कूल था, इंग्लिश का तो कोई सवाल ही नहीं था। न्यूज़पेपर नहीं आते थे, रेडियो पे कभी न्यूज़ सुनते थे। इस तरह का माहौल था। तो ऐसे माहौल में, ये मैं आपको बता रहा हूँ 50 साल पुरानी बात, जब मैं 2nd 3rd क्लास में था, है ना, 70s, अर्ली 70s की बात। उस टाइम पे मेरे पिताजी ने, जो वहीं पर एक छोटी सी दुकान चलाते थे गांव में, उन्होंने एक सपना देखा कि इसको कुछ बनाना है। वो ऐसे बोलते थे, बात बता रहा हूं आपको कि ये चर्चा करते थे कि इसको कुर्सी पे बिठाना है। तो कुर्सी पे बिठाने का मतलब हुआ कि कोई सरकारी अधिकारी बनाना है। ये माना जाता था कि भाई कुर्सी पे सरकारी अधिकारी बैठते हैं, प्राइवेट लोग नहीं बैठते। उस वक्त प्राइवेटाइजेशन नहीं आया था और गांव के लोग प्राइवेट कंपनी वगैरह के बारे में जानते नहीं थे, और आज की तरह कॉर्पोरेट हाउस वगैरह नहीं थे। कुर्सी पे बिठाना है। और मेरे को, जैसे मैं 4, 5, 6 साल का हुआ, तभी से मेरे को गांव वाले सब नाजिम कहने लगे। नाजिम का मतलब जानते हैं आप लोग? कोई नहीं जानते? नाजिम उर्दू वर्ड है। और एसडीएम जानते हैं? तो पहले जब अंग्रेजों का राज था तो एसडीएम को नाजिम कहा करते थे। तो उन लोगों की ये सोच थी कि भाई ये नाजिम बने, मतलब एसडीएम बने, वो एक बड़ा अधिकारी हो गया। तो मेरे को शुरू से ही नाजिम कहने लग गए। तो यहां से एक बीजारोपण हुआ मेरे हृदय में कि मुझे नाजिम बनना है, मतलब एक बड़ा अधिकारी बनना है। तो स्कूल में भी टीचर्स भी मुझे उसी दृष्टि से देखने लग गए कि इस बच्चे को आगे बढ़ाना है। तो वो भी मेरा विशेष ख्याल रखने लग गए कि भाई ये नाजिम बनाना है इसको, और ये नाजिम बनेगा, इसमें पोटेंशियल है ना। और मेरे में भी ये भावना घर कर गई कि मुझे कुछ बनना है। बाकी सारे गांव में तो जैसा माहौल, उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं, कैसा माहौल था कि सब खेलते कूदते रहते थे, कोई पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं होता था। रामलीला जानते हो? तो गांव में रामलीला होती थी साल में एक बार। तो मेरे मन में इतनी भावना घर कर गई कि मुझे पढ़ना है। मेरी, जहाँ मैं पढ़ाई करता था, मैं मेरे दुकान में पढ़ाई करता था। कोई स्टडी रूम तो होता नहीं था गांव में कि भाई अलग से कोई स्टडी रूम है उसमें पढ़ाई करो। तो वहीं दुकान में ही बैठ के पढ़ाई करता था और वहीं दुकान में ही सोते थे। तो सामने रामलीला हो रही और मैं अंदर पढ़ रहा हूँ। अब सोचिए, गांव के सारे बच्चे मेरी उम्र के रामलीला देख रहे हैं, जो एकमात्र एंटरटेनमेंट का साधन था, और मैं अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। ये संकल्प की बात बता रहा हूँ कि मन में जब आप कोई दृढ़ संकल्प कर लें कि हमें क्या करना है, तो जैसे अभी कह रहे थे कि कोई मुसीबत, कोई बाधा लक्ष्य से बड़ी नहीं होती, जैसा अभी नितिन जी बता रहे थे आपको, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। फिर 8 तक मैंने गांव में पढ़ाई की। 8 के बाद हमारे पास में सब डिवीज़न हेडक्वार्टर नीमका थाना में था हमारा, वहाँ सेकेंडरी करने गया मैं। और सेकेंडरी में मैं राजस्थान बोर्ड में मेरिट में आया, है ना। और जिस स्कूल से मैं मेरिट में आया, उस स्कूल से न तो मेरे पहले से कोई मेरिट में आया, मैं 78 में 10th मैंने किया, और अभी उसको 78 को कितने साल गुजर के देख लीजिए आप, 44 ईयर्स। उसके बाद भी दुर्भाग्य कहूँगा मैं कि आज तक भी कोई बच्चा मेरिट में नहीं आया, आज तक भी। उसके बाद और पहले कभी कोई बच्चा मेरिट में नहीं आया। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ कि मैं थोड़ा साइंस में कमज़ोर था। 10th क्लास में कॉमन सब्जेक्ट्स होते थे, वैसे मैं कॉमर्स मैंने ले रखा था। उस वक्त 10+2 नहीं था, तो 9th क्लास से ही डिवीज़न हो जाता था आर्ट्स कॉमर्स साइंस। तो मैंने कॉमर्स ले रखा था, साइंस में शुरू से ही मेरा दिमाग नहीं था। तो जब 10th में हाफ ईयरली एग्जाम हुए, तो हमारे एक टीचर थे हरिनारायण जी शर्मा, जो कि साइंस पढ़ाते थे। तो उनको ये तो पता था कि ये बच्चा इंटेलिजेंट और आगे कुछ करेगा। तो हाफ ईयरली एग्जाम में चूंकि मैं साइंस में कमज़ोर था, तो उन्होंने मुझे जानबूझकर फेल कर दिया।
मतलब 35 मार्क्स, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था क्योंकि मार्क्स जुड़ते नहीं थे बोर्ड में, वो केवल इंटरनल असेसमेंट होता था। तो 35 मार्क्स का होता था हाफ ईयरली, उसमें मेरे 11 मार्क्स आए, मीन्स आई फेल्ड, 33% भी नहीं हुए, तो मैं फेल हो गया। तो वो बात मेरे को चुभ गई कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, साइंस में फेल हो जाऊंगा मैं तो। फिर मैंने साइंस की इतनी पढ़ाई करी कि जिस दिन नेक्स्ट डे साइंस का पेपर था उस दिन मैं 1 मिनट भी नहीं सोया, पूरी रात पढ़ाई करता रहा। और पढ़ाई भी ऐसे माहौल में कि मैं तो गांव में रहता था और एग्जाम नीम का थाना में होता था, तो मैं किसी रिलेटिव के यहाँ एग्जाम देने के लिए शाम को आ जाता था, क्योंकि सवेरे एग्जाम होता था 7 बजे, तो साधन नहीं होता था, तो रात को आके रहना पड़ता था। तो उस दिन रात में जो मेरे रिलेटिव थे उनको कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो उस हवेली में मुझे अकेले रहना पड़ा। डर भी लग रहा था, छोटा सा ही था मैं भी उस वक्त, 10th क्लास में, बस हार्डली 14 ईयर्स। तो मुझे डर भी लग रहा और दूसरे दिन के एग्जाम की भी चिंता सता रही, तो मैं पूरी रात पढ़ता रहा। और फिर आप लोगों को सुखद आश्चर्य होगा, बोर्ड के एग्जाम में साइंस में मेरे उस वक्त 50 मार्क्स का होता था, उसमें 46 मार्क्स आए। सोचिए, कहाँ तो 11 आउट ऑफ 35 और कहाँ 46 आउट ऑफ 50, मतलब डिस्टिंक्शन से भी ऊपर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें ये काम करना है, तो हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। अभी तक केवल यही बात थी दिमाग में कि अधिकारी बनना है, कैसे बनना है, क्या बनना है, इसकी कोई जानकारी नहीं। ग्रेजुएशन भी कर लिया मैंने वहीं से, नीम का थाना से, वहाँ कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज, उससे ग्रेजुएशन भी कर लिया। तब तक बस दिमाग में एक बात थी कि अधिकारी बनना है। न कोई गांव से केवल टीचर थे या 1-2 पटवारी थे, इसके अलावा कोई अधिकारी आज तक नहीं बना था। तो किसी को ये कोई जानकारी नहीं थी कि अधिकारी किस तरह से बना जा सकता है, किस तरह से इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, कहाँ पढ़ाई करनी पड़ती है, तब तक कोई जानकारी नहीं। दिमाग में जरूर एक सपना कि अधिकारी बनना है, नाजिम बनना है। ग्रेजुएशन हो गई, उसका रिजल्ट नहीं आया था, एग्जाम उस टाइम पे कोई कारण से लेट हो गए थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के, तो एग्जाम शायद जुलाई में हुए और रिजल्ट आने थे सितंबर तक। बीच का पीरियड क्या करें, तो मेरे पिताजी मुझे रिजल्ट आने से पहले ही जयपुर ले आए और एक किराए के कमरे में मुझे छोड़ दिया। और कहाँ ठहराया, चांदपुल बाजार में एक कोई नाहरगढ़ रोड है। तो मैं जयपुर भी पहले 1-2 बार ही आया था, कभी जयपुर की मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। आकर के उसमें छोड़ दिया और वो तो मुझे छोड़ के चले गए। उस वक्त मेरे सामने न कोई काम, न कोई मिलने वाला, न कोई जानता मैं किसी को, गांव का बच्चा पहली बार जयपुर आया। खाना बनाना मुझे आता नहीं था, तो मैं वहाँ पास में कोई भोजनालय वगैरह थे, उनमें जाकर के खाना खाया था। आप सोचिए उस वक्त 3-3.5 रुपये में खाना मिल जाता था, तो खाना खा के आ जाता था और निरुद्देश्य, न किसी को जानता, न कोई जाने की जगह। तो मैं वहाँ जयपुर के मार्केट में घूमता रहता था, कभी बड़ी चौपड़ चला गया, कभी छोटी चौपड़ चला गया, कभी जोरी बाजार चला गया, ऐसे टाइम पास करता रहा। फिर रिजल्ट आ गया बीकॉम का, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। तो नाहरगढ़ रोड की जगह मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि वो सिटी के अंदर थी, गंदी वंदी थी। फिर बाद में आकर के मैं बापू नगर में, यूनिवर्सिटी किसी ने देखी हो जयपुर में, तो जो यूनिवर्सिटी है उसी एरिया में बापू नगर में है, तो वहाँ आकर के कमरे किराए पे लेके रहने लग गया। फिर वहाँ जो लैंड लेडी थी, लैंडलॉर्ड की वाइफ, उससे खाना बनाना सीखा। तो खाना तो रोज़ ढाबे में नहीं खा सकते, तो उनसे खाना बनाना सीखा, खाना बनाने लग गया। और पास में यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी जा करके पढ़ाई करके आ जाते थे। एमकॉम कर लिया। तब जब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की और जयपुर आ गया, तब जा करके मैंने थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह मंगाना शुरू किया, इंग्लिश के न्यूज़पेपर, कंपटीशन की मैगजीन्स, उस वक्त CSR और कंपटीशन मास्टर वगैरह आती थी, अब आती हैं कि नहीं आती हैं आई डोंट नो, वो मंगाना शुरू किया थोड़ा। बस इतना सा ही जानकारी थी कि हाँ भाई इनको पढ़ना शुरू किया। उसके बाद एमकॉम पूरा हो गया तो मेरे जॉब लग गया, मैं लेक्चरर बन गया कॉलेज में और बांसवाड़ा चला गया, गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा में। तब तक भी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था किस तरह से एग्ज़ाम देना है, क्या करना है, बस था कि मन में, क्योंकि उस वक्त तक मेरी एज नहीं हुई थी, आवाज़ छोटा था उम्र में, तो मैं अभी बैठ नहीं सकता था, 21 का नहीं हुआ था जॉब लगी जब तक, तो मैं बैठ नहीं सकता था उसमें एग्ज़ाम में, UPSC के में। तो जब मैं बांसवाड़ा गया तो एक दूसरे लेक्चरर और थे, मिस्टर मीणा, वो पहले IAS के एग्ज़ाम में एक आध बार बैठ चुके थे और इंटरव्यू तक पहुंच गए थे, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए थे। तो इत्तेफाक से हम दोनों ने एक ही रूम ले लिया वहाँ पे रहने के लिए और पढ़ाने चले जाते। बाकी टाइम में हम इसकी बातें करते रहते किस तरह से, क्योंकि वो पहले कम्पीट कर चुके थे एग्ज़ाम इंटरव्यू वगैरह,
तो उन्होंने मुझे थोड़ा बताया कि भाई किस तरह से किताबें लेनी है। तो मैंने सोचा कि उस वक्त 2 पेपर, आज भी 2 पेपर होते हैं IAS में, या एक ही होता है शायद, एक ही होता है, तो ऑप्शनल तो है ना। उस वक्त 2 पेपर होते थे, तो एक तो मेरे कॉमर्स लेना था बिकॉज आई वाज ऑफ कॉमर्स, और दूसरा मैंने सोचा क्या लूँ, तो उनकी हिस्ट्री थी, तो उन्होंने कहा यार हिस्ट्री ले लो। तो मैंने कहा हिस्ट्री ले लेता हूँ। हिस्ट्री की कोई आइडिया नहीं, 8th क्लास के बाद हिस्ट्री नहीं पढ़ी, बुक्स वगैरह नहीं थी। तो एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया और बीच में उसको छोड़ के आ गया। तो किताबें नहीं थी, हिंदी माध्यम की उस वक्त, आजकल तो मिलने लग गई हैं, लेकिन उस वक्त हिंदी मीडियम की बुक्स बहुत कम आती थी। तो दे दिया एग्ज़ाम जितनी कुछ मिलती उससे, और आश्चर्यजनक उससे इंटरव्यू कॉल आ गया फर्स्ट टाइम में। क्या बात है। तो इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली गया फर्स्ट टाइम, जब तक मैंने दिल्ली नहीं देखी थी। तो उस वक्त वहाँ कोचिंग वगैरह चलती थी, एक तो राउज कोचिंग थी और एक यूनिक वगैरह के नाम से कोई होती थी। तो फर्स्ट टाइम दिल्ली गया मैं, तो मैं बिल्कुल सही स्टोरी बता रहा हूँ, कई चीज़ें अजीब सी भी लगेंगी। तो मेरे फादर के साथ गया, पहली बार दिल्ली गया, तो कैसे जाऊँ, और एक कोई हमारे रिलेटिव रहते थे कि उनके साथ रहेंगे, उनके घर पे रहेंगे। तो जब बुक्स लेके गया मैं, सारी आइडिया नहीं था, तो मेरे पास जितनी बुक्स थी वह इंटरव्यू में पता नहीं किस में से पूछ लें, तो एक जूट के बोरे में भर के बुक्स लेके गए दिल्ली। तो जब उनके घर पे उतरे हम, मैं और मेरे फादर, तो उनकी तो सोच से परे कि भाई ये कोई UPSC का इंटरव्यू देने आया होगा। तो उन्होंने मेरे फादर से पूछा ये क्या खरीद के ले आए आप। वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भाई किस पर्पज़ से आए। तो सोचे भाई कोई दुकान का सामान वामान खरीद के लाए होंगे दुकान के हिसाब से। तो उन्होंने उनको बताया कि खरीद के कुछ नहीं लाए, इस तरह से ही आया, इंटरव्यू दे गए। तो कोचिंग करी, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में नहीं हुआ। फिर मेरा नेक्स्ट ईयर बांसवाड़ा से बाड़मेर पोस्टिंग हो गया लेक्चरर के रूप में। तो मैं बाड़मेर नहीं गया और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। फिर मैं दिल्ली आकर के चावड़ी बाज़ार है वहाँ पे, जिसमें बुक्स वगैरह मिलती थी उस वक्त, अब कहाँ मिलती है मुझे पता नहीं, अभी वही मिलती है। तो वहाँ से जा कर के मैं पूछताछ करके, और काफ़ी सारी हिंदी मीडियम की बुक्स, हिस्ट्री की, जनरल स्टडीज़ की, कॉमर्स की, सब लेकर के मैं आ गया। और मैंने उस वक्त कोचिंग वगैरह नहीं की कोई भी, इट वाज प्योरली सेल्फ स्टडी। आजकल तो इतनी सारी कोचिंग्स हो गई हैं, उस वक्त बहुत जयपुर में कोई कोचिंग थी नहीं। यूनिवर्सिटी में 1 आध महीने कोई हिस्ट्री वगैरह की कोई क्लास लगी थी, और एग्ज़ाम दे दिया और इंटरव्यू भी हो गया। मैं इतना कॉन्फिडेंट था जब सेकंड टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया कि उस वक्त ऑनलाइन वगैरह तो रिज़ल्ट आते नहीं थे, टीवी पे या रेडियो पे आते थे। तो रिज़ल्ट जिस दिन आना था, मेरा मन में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं टॉप कुछ लोगों में आऊँगा और मेरा फ़ोटो टीवी पे आएगा। अंदर से इतना कॉन्फिडेंस था, है ना। फिर रिज़ल्ट आ गया और मेरा IRS में सिलेक्शन हुआ, है ना। मेरी आशा के अनुरूप नहीं हुआ, बट आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मैं दुखी हुआ उल्टा, मेरे फादर भी दुखी हुए कि सबको ये था कि भाई डायरेक्ट IAS में आएगा। एनीवे, तो फिर दोबारा एग्ज़ाम दिया और दोबारा इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में जब इंटरव्यू चालू हुआ तो वो इंग्लिश में स्टार्ट कर दिया इंटरव्यू बोर्ड ने। तो इंग्लिश में मैं जवाब देने लग गया, हालांकि इंग्लिश मैंने पढ़ी भी नहीं थी, इंग्लिश मेरा माध्यम भी नहीं था, बट फॉर्चुनेटली मैं जवाब देता चला गया। फिर जो बोर्ड के चेयरमैन थे उनको अचानक से ध्यान में आया कि मिस्टर गोयल यू आर ऑफ हिंदी मीडियम। मैंने कहा यस सर। तो आपका इंटरव्यू तो इंग्लिश में चल रहा है, एंड डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। मैंने कहा नो सर। तो शुड वी कंटिन्यू योर इंटरव्यू इन हिंदी और इंग्लिश। मैंने कहा एज यू विश सर। जबकि मेरे इंग्लिश का कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई किताब मैंने इंग्लिश की नहीं पढ़ी, केवल न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के अपनी थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखी। फिर उन्होंने इंटरव्यू कंटिन्यू रखा, इंग्लिश में ही रखा, और रिजल्ट आ गया एंड आई वाज सेलेक्टेड इनटू IAS पूरे कंट्री में। पूरे कंट्री में 53rd रैंक। क्या बात है। और राजस्थान को मैंने टॉप किया। राजस्थान से जितने बच्चे सेलेक्ट हुए उनमें से मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए, और जनरल स्टडीज़ में आउट ऑफ 600 आई गोट 396 मार्क्स। कैन यू इमेजिन, 396। और हिस्ट्री में 360 आउट ऑफ 600, और मेरा अपना सब्जेक्ट था कॉमर्स, उसमें मैं पिट गया। आई गोट ओनली 270। सो आप इमेजिन करिए अगर मेरे सब्जेक्ट में मेरे ठीक ठाक मार्क्स आते तो मैं कहाँ होता। तो ये एक छोटी सी कहानी। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि इसमें गांव के बहुत बच्चे होते हैं
कि जब हम गांव से शहर में आते हैं तो गांव के बच्चों को, स्पेशली जो हिंदी मीडियम के होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि शहरों के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं धड़ाधड़, चाहे अंदर से वो कितने ही खोखले हो, लेकिन बोलने में इंग्लिश बोलते हैं, कपड़े बड़े स्टाइल के पहनते हैं, उनका एक्टिविटीज स्टाइलिश होती हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब्सटेंस होना चाहिए। मेरे अंदर भी इतना कॉम्प्लेक्स था, मैं अब बताऊं, जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ, मैं लाइब्रेरी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था स्टार्टिंग में। सेंट्रल लाइब्रेरी है राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स के लिए है, मैं उसमें जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। मुझे लगता था कि पता नहीं कौन से टाइप के बच्चों के लिए है लाइब्रेरी, हमारे जैसे बच्चों के लिए नहीं है। तो मैं ये तुम लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमें कभी भी किसी भी स्टेज पर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रखना चाहिए। क्या? हम किसी भी रूप में दूसरों से कमजोर नहीं हैं। ग्रामीण, शहरी, अमीर, गरीब, लड़का, लड़की, जाति, धर्म, इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन बात है कि हमारे लक्ष्य निर्धारित हो। जैसे कि अब्दुल कलाम कहते थे, हमारे पूर्व प्रेसिडेंट, हम सपना देखें। हम तुम सब बच्चों ने कोई ना कोई सपना देख रखा है। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों ने क्या सपना देखा है। डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो जो भी सपना हमने देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए हमें जी जान से जुट जाना चाहिए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसमें कोई भी बाधा आए तो उस बाधा को हमें दूर कर देना चाहिए। किससे? अपने मेहनत से, अपने एफर्ट से और अपने आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, है ना। अब जब आप मान लीजिए आप डॉक्टर बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे सब, तो डॉक्टर्स भी कई तरह के होंगे। कोई बहुत बड़ी कॉलेज से, एम्स से करके आएंगे, कोई किस से करके आएंगे, आप में से भी कई करेंगे, तो हो सकता है कोई छोटी कॉलेज से करे। तो उससे भी हमें हमारे कॉन्फिडेंस में कमी नहीं लानी चाहिए। सब बराबर हैं। हमारे आईएएस में भी, जैसे मैं हिंदी मीडियम से आया, गांव से आया, बहुत सारे बच्चे शहरों से आते हैं, अच्छी अच्छी कॉलेजेस से आते हैं, कोई स्टीफन से आता है, कोई आईआईटी से आता है, कोई आईआईएम से आता है। तो नेचुरल चीज़ है कि उनका जो अपब्रिंगिंग है, उनका नॉलेज लेवल है, उनका लाइफ स्टाइल है, उनका पर्सनैलिटी है, और मेरे जैसे में बहुत डिफरेंस होगा। लेकिन उस डिफरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जिस जॉब में आए हैं, मेन चीज़ तो है कि आप उस जॉब को किस तरह से करते हैं। अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो एक अच्छा डॉक्टर बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय अच्छी इंग्लिश आना या बजाय अच्छे स्मार्ट कपड़े पहनना, है कि नहीं। पेशेंट को क्या चाहिएगा? पेशेंट को चाहिए कि एक अच्छा डॉक्टर पहले तो सबसे पहले उसकी बात सुने पेशेंट से धैर्यपूर्वक, और उसको अच्छा ट्रीटमेंट दे। उसको डॉक्टर के कपड़े से कोई मतलब नहीं है, डॉक्टर की इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। लैंग्वेज इज टोटली अनइम्पोर्टेंट। ये हमारे देश में गुलामी की मानसिकता है कि अभी भी हम अंग्रेजी दान लोगों को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, उनको ज़्यादा विद्वान समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता कि वो नॉलेजेबल नहीं होते, वो भी नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हिंदी माध्यम के लोगों को नॉलेज नहीं होता है। कई बार हमें उनसे ज़्यादा नॉलेज होता है, ग्रास रूट का नॉलेज होता है। अब जैसे मैं आईएएस की बात करता हूँ, हमारे मैंने बताया कि तरह तरह के आईएएस होते हैं, तो मैं किसी सेंट स्टीफन्स वाले आईएएस से कम नहीं हूँ। अब तुम तो बच्चे हो, बाकी जो राजस्थान की जो सरकार में सेवा में है लोग, वो जानते हैं कि मेरा क्या रुतबा है, क्या वर्किंग स्टाइल है। जिस डिपार्टमेंट में रहता हूँ उस डिपार्टमेंट में सभी लोग कांपते हैं। कांपने का मतलब इसलिए कांपते हैं, इसलिए मैं कोई उनको पिटाई थोड़ी करता हूँ, कांपते इसलिए हैं कि मेरी विभाग में पकड़ रहती है। आई गो इन टू डेप्थ, हार्ड वर्क करते हैं, पूरी चीज़ पे ग्रिप बनाते हैं। तो आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप अभी अच्छी तैयारी करें, लक्ष्य निर्धारित करके कभी भी निराश नहीं होना, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि पर्सनल चीज़ों की वजह से और किसी चीज़ की वजह से हमको निराशा दिखती है। लेकिन आप सब हमेशा ये ध्यान रखिए कि हर रात की एक सवेरे होता है। सही है। रात होती है तो सवेरा भी निश्चित रूप से होगा, प्रकृति का ही नियम है, कभी नहीं बदलेगा। एक न कभी बदला है न कभी बदलेगा। इसलिए हमारे जीवन में अगर बुरा समय आया है तो अच्छा समय भी निश्चित रूप से आएगा। एक सा समय कभी किसी का नहीं रहता। बड़े बड़े अच्छे अच्छे महाराजा सम्राट वो बिल्कुल गरीब हो जाते हैं, और एकदम गरीब लोग बड़े बड़े अमीर हो जाते हैं। इसलिए
हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, अपने आप में विश्वास रखना चाहिए और लगातार एक्सेल करता रहना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा करें, जो भी करें वो बेस्ट तरीके से करें। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। आप सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है आप निश्चित रूप से उसमें सफल होंगे। जय हिंद। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। आइए सर प्लीज। कुछ सीखा कि नहीं सीखा? सीखने को मिला कि नहीं मिला? सर ने संकल्प कर लिया था कि आईएएस की तैयारी करूंगा, आईआरएस में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद भी हार, लेक्चरशिप छोड़ दी कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए और संकल्प एक ही चाहिए मंजिल तक जाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए। तो सर को भी बहुत सारे विकल्प मिले थे, सर को बहुत सारे विकल्प मिले थे कि नहीं मिले थे? पर सर अपने लक्ष्य से हटे। मैं इसीलिए आज तुम्हारे पास सर को लेके आया हूं। तो सर के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। मेरे साथ विशाल सर भी है। सर 2 मिनट बस, 2 मिनट, क्योंकि आप एचआर हेड करते हैं, सीएफसीएल का बहुत सालों से हमारा साथ है और आपके विचार, हालांकि ये बात शायद मुझे कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, पर माफी चाहूंगा अगर आपको थोड़ा अजीब सा लगे, पर हम बहुत सारी संस्थाओं के साथ काम करते हैं। बच्चों के सामने बात कहने गए, 6 साल से हम सर की संस्था के साथ काम कर रहे हैं। हमने पहले साल सोचा कि यार जहां से 4000 बच्चों का पढ़ाने का मौका हमें मिल रहा है, वहां के सबसे उच्च अधिकारी कोई तो गिफ्ट हमसे लेंगे। हम सर के पास गिफ्ट लेके चले गए तो हमने डांट बहुत खाई। मैं उस दिन से सर का मुरीद हो गया कि अगर सेवा हो तो ऐसी हो। सर ने सर और सर की टीम ने, मैं सर के सामने भी इसलिए कह रहा हूं कि सर मतलब ऐसे अधिकारी मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो वास्तविकता में शिक्षा के लिए सेवा करना चाहते हो। सर ने बोला, एक ही बात बोली कि सर आप हमें कुछ मत दीजिए, हम गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप उनकी सेवा शिद्दत से करिए, यही हमारी सबसे बड़ी गिफ्ट है। मेरे हिसाब से ये बात कहना पूरी टीम का बहुत बड़ी बात है। सर इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूं, पूरे सीएफसीएल का भी। आपसे अनुरोध करूंगा कि सर को बच्चों को 2 मिनट आप जरूर कुछ ना कुछ बोलिए ताकि इनका जरूर मोटिवेशन हो। थैंक यू। थैंक यू नितिन जी। बच्चों, ना तो मैं नितिन जी की तरह बहुत अच्छा वक्ता हूं और पवन गोयल जी तो खैर सीनियर मोस्ट आईएएस हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में, तो उनकी तरह भी मैं उनके सामने बच्चा ही हूं, मैं तो ये कहूँगा। तो लेकिन थैंक यू सो मच नितिन जी। और माननीय पवन गोयल जी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन के हैं, एजुकेशन की सबसे बड़ी पोस्ट है बच्चों ये लोग, आप लोगों को मैं बता दूं, राजस्थान गवर्नमेंट में। तो सर पूरे राजस्थान गवर्नमेंट के लिए, पूरे राजस्थान के लिए शिक्षा को हेड करते हैं एक तरह से एजुकेशन के लिए, इसीलिए नितिन जी इनको यहाँ पर लेके आए। और नितिन जी जैसे इन्होंने बताया कि हम लोग करीब 6-7 साल से साथ में सीएसआर के लिए काम कर रहे हैं स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, करीब 100 स्कूल हैं, ये आंगनवाड़ी और स्कूल मिलाकर 12-13 हज़ार बच्चे हैं। 4-5 हज़ार बच्चों के साथ में मोशन के साथ में काम करते हैं ताकि उनको अपन रेमेडियल एजुकेशन दे सकें और उनको हम कुछ आगे बढ़ा सकें, और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है 6-7 साल से। मैं मेरे कुछ अपने पर्सनल तो कुछ खास ज़्यादा अचीवमेंट नहीं है, मैं इंजीनियर हूँ, बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियर अच्छे होते हैं, हम भी इंजीनियर। मेरी खुद की जीवनी इतनी संघर्षपूर्ण नहीं है जितनी सर की है। हालांकि हम छोटे से शहर अलवर से मैं आता हूँ और फिर मैंने वहाँ इंजीनियरिंग से वहाँ से हमने तैयारी करी और इंजीनियर बने। एक कॉलेज है, अब तो वो बहुत अच्छा नहीं रहा, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम इट वाज द बेस्ट कॉलेज। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज है एक राजस्थान में, जोधपुर में। वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी और उसके बाद में इसी कंपनी में मैं एक इंजीनियर ट्रेनिंग की तरह आया था, जहाँ पर अभी हूँ चंबल फर्टिलाइजर्स। ये फर्टिलाइजर कंपनी है डॉक्टर के बिरला ग्रुप की, और तब से करीब 30 साल से ज़्यादा से मैं इसी कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ। और हाँ, ये ज़रूर है कि मोशन ने हमारा वहाँ छोटा सा स्कूल है जो कैंपस के अंदर में है, CFDAV स्कूल, DAV की ब्रांच है, वहाँ पर हम लोग 3-4 साल तक हम लोग वहाँ के बच्चों के लिए भी काम करते थे, हमारे जो टाउनशिप में बच्चे थे।
और मुझे फख्र है इस चीज़ का कि मेरे भी दोनों बच्चे उसी स्कूल में पढ़े शुरू में, और नितिन जी के जितने भी सपोर्ट रहा और जो भी टीचर्स आए उन्होंने उनको पढ़ाया। और हाँ, बच्चों के ज़रूर थोड़े अचीवमेंट हैं जो मैं बता सकता हूँ आपको। तो दोनों बच्चे, बेटिया ने IIT दिल्ली से पढ़ाई करी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और अभी उसने फिर उसके बाद IIM कलकत्ता से उसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया रिसेंटली, और 3-4 महीने पहले उसने एक मल्टीनेशनल कंसल्टिंग कंपनी बेन एंड कंपनी, उसमें अभी वो जॉब कर रही है। और जो बेटा है उसने भी अभी 2 साल पहले IIT दिल्ली में एडमिशन लिया। तो दोनों बच्चों ने अपना अपना रास्ता पकड़ा, और उसमें डेफिनेटली नितिन जी का पर्सनल और उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा सहयोग है। उसके लिए मैं हमेशा इनका आभारी रहूँगा। तो आप सब बच्चों से, मुझे लगता है जब यहाँ बैठे थे तो ऐसा लग रहा था कि वापस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ गए हैं और पढ़ाई शुरू हो गई है। तो लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा इतना अच्छा होता है कि हमेशा आप सबके साथ में, बच्चों के साथ में बात करके ऐसा लगता है कि वापस हमारे बचपन के दिन लौट आए हैं। मैं आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग अपना, जो जैसे पवन गोयल जी बता रहे थे, अपना अपना लक्ष्य जरूर जरूर हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच। आप दोनों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिए। इतना समय आप लोगों ने निकाला। सर, हम वाकई बहुत सौभाग्यशाली कि आप पधारे और आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सर का जाते हुए भी इस तालियों से स्वागत करिए। थैंक यू।